हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी आलोचना का विकास। ठीक है, तो ध्यान दें। सबसे पहले है भारतेंदु युग। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? भारतेंदु युग के बारे में। तो ये क्या है? हिंदी आलोचना का विकास से संबंधित हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, ध्यान दें। भारतेंदु युग, ठीक क्या है? गौर करें। अच्छा, यहाँ पर प्रश्न की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, जो किताब का कंटेंट है वो एज इट इज मैंने इसमें टाइप करके, ठीक है, आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप अपनी किताबें भी एक बार देख लें, बाकी इसको सिर्फ सुन लें। ठीक, क्योंकि इतना कुछ किताबों में ये टॉपिक ही नहीं दिया पूरा की पूरा। ठीक है, ये तो पुरानी किताब में टॉपिक मिला है मुझे। ठीक है, ज़रूरी लगा, इस वजह से मैं इसको करा रही हूँ। और जो नई किताबें हैं उसमें तो ये टॉपिक है ही नहीं। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ध्यान से सुनना। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। तो प्रश्न आ सकता है आपके सामने सीधे सीधे, क्या कि हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, नाम याद रखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर आलोचना की बात हो रही है। ठीक है, आलोचना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं, आलोचना का मतलब किसी के अंदर दोष निकालना नहीं होता। ठीक है, दोष के साथ साथ उसके गुणों को बताना भी होता है। तो आलोचना में दोनों ही आते हैं, गुण भी आते हैं, दोष भी आते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जब किसी पुस्तक की आलोचना की जाती है या किसी की व्यक्तित्व की आलोचना की जाती है, ठीक है, उन सभी में हम किसे शामिल करते हैं? गुण और दोष को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स भी होंगे। ठीक है, कुछ लोग हैं मान लेते हैं कि आलोचना का अर्थ केवल कमियां निकालना होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, कमियों के साथ साथ खूबियां बताना भी आलोचना का ही रूप है। ठीक, ध्यान रखेंगे, क्रिटिसाइज करना किसी को। ठीक, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, की नहीं को होगा। ठीक, तो ध्यान दें। अगला बिंदु है दोस्तों, ध्यान दें, आधुनिक हिंदी। ठीक है, शब्दों पर ध्यान देंगे। आधुनिक हिंदी, ठीक है, यानी कि मॉडर्न हिंदी की बात हो रही है, ये वर्तमान समय की हिंदी की बात हो रही है। ठीक है, इसकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना, अब यहाँ पर पहली सैद्धांतिक आलोचना की बात की जा रही है। ठीक है, तो वह भारतेंदु कृत नाटक को माना जाता है। ठीक, तो भारतेंदु कृत नाटक, नाटक क्या है? एक सैद्धांतिक आलोचना है। ध्यान से सुने, सैद्धांतिक आलोचना का नाम है नाटक। किसकी है? तो भारतेंदु की है। कब आई? 1883 ईस्वी में आई। नाटक नाम से सैद्धांतिक, पहली सैद्धांतिक, इसे ऐसे याद रखें, पहली सैद्धांतिक आलोचना। ठीक है, कब? तो ये किसकी है दोस्तों? भारतेंदु की। अब ध्यान से सुने, आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक, जो कि 1883 ईस्वी में आई आलोचना है, इसे माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब गलत नहीं होना चाहिए। गौर करेंगे दोस्तों अगले बिंदु पर, यहाँ पर डॉक्टर बच्चन सिंह जी की, डॉक्टर बच्चन सिंह जी की एक पंक्ति है, ध्यान दें। इन्होंने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट जी, ध्यान से सुने, बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं। ठीक है, और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी आलोचना उनकी पहली आलोचना है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के पहले आलोचक माने गए हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बालकृष्ण भट्ट जी को डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने पहला आलोचक माना है। इसके अलावा और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी हुई
पहली आलोचना मानी है। किसने? बालकृष्ण भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी ने। एक बार फिर से सुने, थोड़ा सा गलत बता दिया है मैंने, ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, क्या लिखा है, ध्यान से सुने। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं, एक बात। और जो इनकी पहली आलोचना है वो कौन सी है? संयोगिता स्वयंवर है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट को, ध्यान से सुनना, बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, इसे ध्यान से समझना, आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना के जनक कौन है, तो आप बताएंगे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट को ही आधुनिक हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबरी में, किसमें? आनंद कादंबरी पत्रिका है, उसमें सन 1885 ईस्वी में बाबू गदाधर सिंह, एक बाबू गदाधर सिंह है जिनकी रचना है कौन सी? बंग विजेता, बंग विजेता नामक बांग्ला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। ठीक है, तो बाबू गदाधर सिंह जी हैं जिनका बंग विजेता नाम से एक बांग्ला उपन्यास है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, इसके हिंदी अनुवाद की आलोचना की है दोस्तों। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बात क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी अलग बात है। क्या? जो बाबू गदाधर सिंह हैं, इनकी कृति बंग विजेता, ये मूल रूप से किसमें है? बांग्ला भाषा में है। ठीक है, लेकिन जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, उन्होंने आनंद कादंबरी में सन 1885 में, ठीक है, बंग विजेता जो पुस्तक है बांग्ला भाषा में है, उसके हिंदी रूपांतर का, ठीक है, यानी कि जो इसका ट्रांसलेशन हुआ था हिंदी में, किसका? बंग विजेता पुस्तक का, तो उस पुस्तक की आलोचना की है। किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। किसमें की? आनंद कादंबरी में की। कब की? सन 1885 में की। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जरूरी बात है। दो बात याद रखनी है, एक है कि बाबू गदाधर सिंह की रचना है बंग विजेता, ठीक है, जो कि मूल रूप से बांग्ला भाषा में है, जिसके हिंदी रूपांतर की आलोचना की गई। किसने की? दूसरी बात है जो कि अब मैं जोड़ रही हूँ, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने की। ठीक है, किसमें? आनंद कादंबरी में की। कब की? सन 1885 में की। ठीक, तो ये बिंदु भी आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, अगला बिंदु है सन 1886 में। कब की बात है? सन 1886 में। ठीक, यानी कि 19वीं शताब्दी चल रही है ये। ठीक, तो ध्यान दें, सन 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, इन्होंने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादंबरी में आलोचना की। ठीक है, और सन 1886 में, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, पहली बात, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो दोस्तों लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। ठीक है, जिसकी आलोचना आनंद कादंबरी में किसने की? 1886 में। इससे पहले हमने एक बार पढ़ा था किसके बारे में? बालकृष्ण भट्ट के बारे में। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन वो समय अलग था। ये समय क्या है? सन 1886। ठीक है, सन 1886 में सेम किताब की आलोचना की। किसने? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किसमें की? आनंद कादंबरी में की। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
अगला बिंदु है, ध्यान देंगे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। क्या लिखा है, गौर करना जरा। समालोचना का सूत्रपात हिंदी में, शब्दों पर ध्यान दें, हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बहस चल रही है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो ये आलोचना है, सम आलोचना है, इनके जनक कौन है, इनका सूत्रपात किसने किया है, ठीक है। तो हम जितने भी पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखें, सभी जो आलोचक हैं, ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि किसकी आलोचना किस किसने की है, पहली बात, ठीक। दूसरा कि किसके अनुसार, ठीक है, ये किसके अनुसार वाले प्रश्नों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ध्यान दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनके कथन को ध्यान रखेंगे दोस्तों। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है कि सम आलोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया। किसने किया, भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनके अनुसार भट्ट जी और चौधरी साहब हैं जो कि सम आलोचना के सूत्रपात करने वाले हैं, किसमें, हिंदी में, ठीक। गौर करेंगे दोस्तों, अगला युग है द्विवेदी युग। कौन सा युग है, द्विवेदी युग, ठीक है। ध्यान दें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, कौन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है, इनको हिंदी का पहला लोकवादी आचार्य माना जाता है, ठीक है। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी का पहला लोकवादी आचार्य कौन है, तो आप बताएंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक। और इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण भी हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। गौर करेंगे दोस्तों, आधुनिक हिंदी आलोचना में, किसमें, आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना, ध्यान से सुनना, तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। किसको, पद्म सिंह शर्मा जी को माना जाता है आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगला बिंदु है, क्या है, सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी में, कब की बात हो रही है, 1907 ईस्वी की, इसकी ध्यान दें, सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा, अब ध्यान से सुनना, सरस्वती पत्रिका में पद्म सिंह शर्मा जी ने बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलनात्मक आलोचना की, ठीक है। ध्यान से सुने, क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम, सबसे पहले सन 1907 ईस्वी में, ठीक है, 1907 ईस्वी में सरस्वती में, ठीक है, सरस्वती क्या है, पत्रिका है, इसमें सबसे पहले जो तुलनात्मक आलोचना की वो किसने की, पद्म सिंह शर्मा जी ने की, ठीक है। किस पर की, तो दोस्तों बिहारी और फारसी कवि सादी की, ठीक है, एक फारसी कवि हैं सादी, इनकी और बिहारी जी की तुलनात्मक आलोचना की, किसने, पद्म सिंह शर्मा जी ने, किसमें, सरस्वती पत्रिका में, कब की, 1907 में की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगला बिंदु है, सन 1907 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की भी आलोचना की। तो सेम ईयर, यानी कि जिस वर्ष पद्म सिंह शर्मा जी ने तुलनात्मक आलोचना की थी बिहारी और फारसी कवि सादी की, सेम उसी ईयर मिश्र बंधुओं ने भी, ठीक है, हिंदी नवरत्न की रचना की, ठीक है। और ये क्या है, हिंदी नवरत्न, तो प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे, हिंदी नवरत्न एक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है, किसका, मिश्र बंधुओं का, ठीक है, जिसकी रचना कब हुई, 1907 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे यहाँ पर हिंदी नवरत्न, ध्यान दें, हिंदी नवरत्न क्या है, हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की
आलोचनात्मक पुस्तक है, ठीक है, जिसमें कुछ कवियों को स्थान दिया गया है। अब वे कवि कौन कौन से हैं तो ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान से सुनना। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं के प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ हिंदी नवरत्न में कौन से कवि शामिल हैं, ठीक है। तो देखो इनमें से कोई भी कवि ऑप्शन में हो सकता है, ठीक। तो ध्यान रखना और गौर से सुनना जो जो बातें आपको बता रही हूं। ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले हैं गोस्वामी तुलसीदास। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। फिर है महात्मा सूरदास। कौन? महात्मा सूरदास। फिर है कौन? महाकवि देवदत्त यानी देव, महाकवि देवदत्त यानी कि देव, ठीक। इसके बाद है महाकवि बिहारी लाल। कौन? महाकवि बिहारी लाल। तो 4 लोग अभी हमने देख लिए, बाकी के अभी और देखेंगे, ठीक। तो एक बार फिर से सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी, महात्मा सूरदास, महाकवि देवदत्त यानी देव, ठीक, और महाकवि बिहारी लाल, ठीक। ये सभी, इन सभी कवियों को स्थान मिला है किसमें? हिंदी नवरत्न पुस्तक में, ठीक। देखते हैं इनके अलावा अन्य कवि। तो गौर करेंगे दोस्तों, हमारे अगले कवि हैं जो कि शामिल हैं किसमें? मिश्र बंधुओं की आलोचनात्मक पुस्तक में यानी हिंदी नवरत्न में। कौन कौन है? ध्यान दें, त्रिपाठी बंधु, ठीक है। त्रिपाठी बंधु कौन कौन है? वो भूषण और मतीराम, ठीक है। त्रिपाठी बंधु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भूषण और मतीराम को, इनका भी उल्लेख किया गया है हिंदी नवरत्न में, ठीक। इसके बाद है महाकवि केशवदास, ठीक है, महाकवि केशवदास, इनका जिक्र भी किया गया है हिंदी नवरत्न में, ठीक। इसके बाद है महाकवि चंद्र बरदाई, महाकवि चंद्र बरदाई, ठीक। और इनके अलावा आधुनिक युग के कवि हैं कौन? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ठीक। तो कौन कौन हो गए? त्रिपाठी बंधु यानी भूषण और मतीराम, ठीक। फिर हो गए महाकवि केशवदास, फिर हो गए महाकवि चंद्र बरदाई, फिर हो गए दोस्तों भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ठीक। तो ये कुछ कवि हैं जिनके बारे में आप याद रखेंगे और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान में रख करके चलें, ठीक। ये विषय निकाल दिया गया है जो नई किताबें हैं उसमें से, लेकिन देखो कुछ नहीं पता कि इन फ्यूचर हो सकता है कि ये दोबारा से जोड़ दिया जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे भी पढ़ेंगे, इग्नोर कुछ भी नहीं करना, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। एक बार भी सुन लेंगे तो काफी है, ठीक है, कहीं ना कहीं चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ध्यान रखना, आलोचनात्मक कृतियों से प्रश्न बनता ही बनता है 101%, चाहे वे नेट का एग्जाम हो, चाहे वे किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट का नहीं, मतलब किसी भी हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट विषय है बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले देव बड़े की बिहारी विवाद का प्रारंभ किया, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा जा सकता है दोस्तों कि सबसे पहले देव बड़े कवि देव, ठीक है, यहाँ पर देव का मतलब है कवि देव, ठीक है। तो देव बड़े की बिहारी, ये जो विवाद जो शुरू हुआ था ये सबसे पहले किसने शुरू किया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर होगा हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सबसे पहले देव बड़े की बिहारी, ठीक है, विवाद को प्रारंभ किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा ध्यान दें, इन्होंने कवि देव को, किसको? कवि देव को श्रेष्ठ बताते हुए, ठीक है, तुलसी और सूर्य के समकक्ष स्थान दिया है। किसने? मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। अब ध्यान देना,
देव बड़े की बिहारी, ये जब विवाद चला तो इस विवाद में इन्होंने श्रेष्ठ माना किसे? कवि देव को। और कवि देव को श्रेष्ठ मानते हुए मिश्र बंधु जी ने क्या किया कि जो तुलसीदास हैं वे और तुलसीदास के साथ में कौन, उनके समकालीन सूरदास, ठीक है, भक्ति काल के कवि हैं, और इन्हीं के समान ही स्थान दिया किसे? कवि देव को। ठीक है, तो सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं ने अपनी आलोचनात्मक पुस्तक हिंदी नवरत्न में किसे श्रेष्ठ माना है? ठीक है, तो आप बताएंगे किसे माना है? कवि देव को। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहारी और देव में से किसे श्रेष्ठ माना है, तो आप बताएंगे कवि देव को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, गौर करेंगे दोस्तों। देव बड़े की बिहारी, ध्यान से सुनना, देव बड़े की बिहारी इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक और कृतियां निम्न हैं। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो ये विवाद खड़ा किया था किसने? मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक, आलोचनात्मक पुस्तक नवरत्न के द्वारा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इस विवाद में भाग लेने वाले आलोचक कौन थे। ठीक है, तो ध्यान देंगे उन आलोचकों पर और उनकी कृतियों पर। तो गौर करना जरा दोस्तों, अब ध्यान देना दोस्तों, कौन कौन आलोचक हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 विकल्प दिए हैं। ठीक है, 3 कॉलम है, जिसमें एक में आलोचक हैं, एक में उनकी आलोचना है यानी पुस्तक है, और ठीक है, और इनमें से किसे बड़ा कवि माना है किसने, ये तीसरे कॉलम में वो हैं। ठीक, तो ध्यान दें, जो शामिल थे इस विवाद में, किसमें? देव बड़े की बिहारी में, ये विवाद में। ठीक है, तो कौन थे? पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा, इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है दोस्तों बिहारी सतसई। कौन सी? बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन। बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन किसकी पुस्तक है? पद्म सिंह शर्मा जी की। कब आई? 1918 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1918 ईस्वी में आई पुस्तक है, जिसमें पद्म सिंह शर्मा जी ने देव और बिहारी में से बिहारी को बड़ा कवि माना है। किसको माना है? बिहारी को बड़ा कवि माना है। किसमें? अपनी पुस्तक बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन में। कब आई पुस्तक? 1918 में। अगर भूल भी जाएं तो बिहारी सतसई में बिहारी जो नाम है उससे याद रख ले। ठीक है, और किसकी पुस्तक है दोस्तों? पद्म सिंह शर्मा की। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा की आलोचनात्मक पुस्तक है। ठीक, जिसमें श्रेष्ठ कवि कौन माने हैं? बिहारी जी माने गए हैं। गौर करेंगे दोस्तों, कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है, ये अगले आलोचक हैं जो कि इस विवाद में शामिल थे। तो ध्यान दें, कृष्ण बिहारी मिश्र जी की रचना है कौन सी? देव और बिहारी। आलोचनात्मक पुस्तक है दोस्तों इनकी, देव और बिहारी, जिसमें से इन्होंने किसे? देव को श्रेष्ठ कवि माना है। बिहारी से बढ़कर माना है देव को। किसने? कृष्ण बिहारी मिश्र ने। तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी आलोचनात्मक पुस्तक देव और बिहारी में किसे श्रेष्ठ माना है? तो आप बताएंगे दोस्तों कवि देव को। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनके अलावा जो शामिल हैं वे कौन है? लाला भगवान दीन। कौन दोस्तों? लाला भगवान दीन। ठीक है, इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है कौन सी? बिहारी और देव। बिहारी और देव, ठीक है, जिसमें इन्होंने बिहारी को ज्यादा बड़ा कवि माना है। किसको? बिहारी को ज्यादा बड़ा कवि माना है लाला भगवान दीन ने। ठीक है, ये जो विवाद था बिहारी और देव, बिहारी और देव में से इन्होंने बिहारी को माना है। तो कवि बिहारी और देव के बीच में, देव बड़े की बिहारी, ये जो विवाद चला दोस्तों, इसमें से बिहारी को श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक हैं, एक है पद्म सिंह, ठीक है, पद्म सिंह, और दूसरे हैं कौन? लाला भगवान दीन। ठीक, और जिन्होंने देव को श्रेष्ठ माना है वे कौन है? कृष्ण बिहारी मिश्र। इनकी आलोचनात्मक पुस्तक आपके सामने है, इन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें,
गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें, द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ कौन से हैं? ठीक है, अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान दें दोस्तों, द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ देखते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, गौर करना दोस्तों, सबसे पहले हैं कौन? ज्वाला स्वरूप, ठीक है, इनकी पुस्तक है, आलोचनात्मक पुस्तक है, शास्त्रीय ग्रंथ है, रुद्र पिंगल। कौन सा? रुद्र पिंगल। ध्यान रखेंगे कौन है? तो पुस्तक के रचनाकार ज्वाला स्वरूप। अगले हैं प्रताप नारायण सिंह जी की पुस्तक है, कौन सी? रस सुकुमाकर, ठीक है, रस सुकुमाकर। किसकी है? रस सुकुमाकर दोस्तों, ये पुस्तक है किसकी? प्रताप नारायण सिंह जी की, और ये एक शास्त्रीय ग्रंथ भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, जगन्नाथ प्रसाद भानु। कौन? जगन्नाथ प्रसाद भानु। इनकी पुस्तक है, 2 पुस्तक हैं, ध्यान देंगे कौन कौन सी? काव्य प्रभाकर और चंद्र प्रभाकर। चंद्र नहीं है, छंद प्रभाकर, ठीक है। तो 2 किताबें हैं, एक है काव्य प्रभाकर, एक है छंद प्रभाकर। किसकी है? जगन्नाथ प्रसाद भानु जी की पुस्तकें हैं, ठीक है, जो कि क्या है? शास्त्रीय ग्रंथ हैं, ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। अगले हैं जानकी प्रसाद, इनकी रचना है काव्य सुधाकर। कौन सी? काव्य सुधाकर, ठीक, ध्यान रखेंगे, पूछी जा सकती हैं ये रचनाएं और रचनाकार। तो ध्यान रखना, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां हैं, ठीक है, और आलोचनात्मक में भी ये कैसे ग्रंथ हैं? शास्त्रीय ग्रंथ हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, जानकी प्रसाद जी की रचना है कौन सी? काव्य सुधाकर। गौर करना दोस्तों, कवि राजमुरारी दान। कौन है? कवि राजमुरारी दान, ठीक है, इनकी कौन सी पुस्तक है? इनकी पुस्तक है जसवंत जसोभूषण, ठीक है, और ये सभी क्या है? रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ हैं, ठीक है, जो कि शास्त्रीय ग्रंथ हैं। क्या है? जसवंत जसोभूषण। किसकी रचना है? कवि राज मुरारी दान की रचना है, ठीक है। फिर है अगले कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी रचना है कौन सी? घनाक्षरी नियम रत्नाकर, ठीक है। ये सभी रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों के शास्त्रीय ग्रंथ हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जगन्नाथ दास रत्नाकर की पुस्तक है घनाक्षरी नियम रत्नाकर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों, पूछे जा सकते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। गौर करेंगे दोस्तों, लाला भगवान दीन। कौन है? लाला भगवान दीन। इनकी पुस्तकें हैं, यानी कि शास्त्रीय ग्रंथ हैं, कौन से? अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा। तो 2 पुस्तक हैं, कौन कौन सी? अलंकार मंजूषा, व्यंग्यार्थ मंजूषा। किसकी है? तो दोस्तों लाला भगवान दीन की पुस्तकें हैं, ठीक है, शास्त्रीय ग्रंथ हैं ये, ठीक। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों को आधार बनाकर जो शास्त्रीय ग्रंथ लिखे गए, ठीक है, वे ग्रंथ हैं ये, ठीक। तो लाला भगवान दीन की पुस्तक है अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ मंजूषा, ठीक। अगले हैं सीताराम शास्त्री जी। कौन? सीताराम शास्त्री जी। इनकी पुस्तक है साहित्य सिद्धांत। कौन सी? साहित्य सिद्धांत। किसकी है? सीताराम शास्त्री जी की पुस्तक है साहित्य सिद्धांत, ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, कन्हैयालाल पोद्दार। क्या नाम है? कन्हैयालाल पोद्दार। एक बार फिर से सुने, ध्यान देंगे दोस्तों, कन्हैयालाल पोद्दार की पुस्तक है, शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। कौन सी? काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, और रस मंजरी और अलंकार मंजरी। तो दोस्तों इस नाम से और भी कई सारे अलग अलग
कवियों ने पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझनी है सारी बातें, ठीक है। एक एक नाम की कई कई रचनाएं हैं और कई कई रचनाकार हैं, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं आलोचनात्मक ग्रंथों की, ठीक है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों पर लिखे गए शास्त्रीय ग्रंथ, ठीक। तो ध्यान दें, कन्हैया लाल पोद्दार, इनकी पुस्तक है काव्य कल्पद्रुम, रस मंजरी, अलंकार मंजरी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले हैं दोस्तों अर्जुन दास केडिया। कौन? अर्जुन दास केडिया, ठीक। इनकी पुस्तक है भारती भूषण। कौन सी? भारती भूषण। किसकी पुस्तक है? अर्जुन दास केडिया की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करना दोस्तों, अगले उपन्यासकार हैं, सॉरी उपन्यासकार नहीं, अगले शास्त्रीय ग्रंथ लेखक हैं। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। शास्त्रीय ग्रंथ कैसे? आलोचनात्मक शास्त्रीय ग्रंथ, आप इसे ऐसे समझे, ठीक। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है दोस्तों रस कलश। कौन सी? रस कलश, ठीक है, ध्यान रखना, पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है ये। रस कलश 1931 ईस्वी में आई हुई रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की रचना है, आलोचनात्मक रचना है, ठीक है, आलोचनात्मक शास्त्रीय ग्रंथ है रस कलश, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लक्षण ग्रंथों पर आधारित है ये भी बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक। इसके अलावा सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन है? सुखदेव बिहारी मिश्र। तो ये मिश्र बंधु थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, सुखदेव बिहारी मिश्र जी की पुस्तक है साहित्य पारिजात। कौन सी? साहित्य पारिजात, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों इस पुस्तक को भी। किसकी है? सुखदेव बिहारी मिश्र जी की पुस्तक है। ये जो शास्त्रीय ग्रंथों की परंपरा हम देख रहे हैं, जो कि लक्षण ग्रंथों पर, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों पर आधारित शास्त्रीय ग्रंथों की जो परंपरा है, ठीक है, ये उसी के संबंध में सभी पुस्तकें हैं, ठीक। तो ध्यान से समझते चलें दोस्तों, एक बार भी आप वीडियो देख लेंगे तो ये चीजें कहीं ना कहीं दिमाग में जरूर आपके सेट हो जाएंगी, ठीक है। और आपका प्रश्न 101% कभी गलत नहीं होगा, ठीक। तो ध्यान से पढ़ें। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक लगे आपको, क्योंकि ये हिंदी साहित्य इतना वास्ट है कि हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो ध्यान दें, अगर ना समझ में आए तो 1 से 2 बार वीडियो रिपीट करके देख लें ताकि चीजें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक। गौर करेंगे दोस्तों, बिहारी लाल भट्ट जी की रचना है साहित्य सागर। कौन सी? साहित्य सागर, ध्यान रखेंगे, किसकी रचना है? बिहारी लाल भट्ट जी की, ठीक। फिर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें भी आप अच्छे से कर लें। इनकी पुस्तक है काव्यांग कौमुदी। कौन सी? काव्यांग कौमुदी। किसकी? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की काव्यांग कौमुदी, ठीक। फिर है अगले रामदहीन मिश्र। कौन दोस्तों? रामदहीन मिश्र। इनकी रचना है काव्य दर्पण, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काव्य दर्पण किसकी रचना है? तो आप बताएंगे रामदहीन मिश्र जी की रचना है, ठीक है। और ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, ठीक है। आलोचनात्मक ग्रंथों की, जो आलोचनात्मक शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उसकी परंपरा की पुस्तक है काव्य दर्पण, ठीक है। और कौन है रचनाकार? रामदहीन मिश्र। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।